गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 13 अप्रैल 2021 है, दिन है ट्यूसडे। आज हमारे टेबल के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। फाइनेंशियल न्यूज़ को देखेंगे। फिर आज का पहला टॉपिक है ईरान USA डील वियना टॉक्स, जिसके बारे में मैंने आपको एक प्रश्न भी पूछा था। तो आज देखेंगे कि ये जो वियना टॉक्स हैं उसमें JCPOA या फिर ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर जो बातचीत चल रही है वो किस लेवल पर है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं USA और ईरान ने। फिर कोविड रिस्पांस के ऊपर लिखा गया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। साउथ एशिया वाला जो टॉपिक है इसमें हम सार्क को डिस्कस करने वाले हैं और सार्क क्यों भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, भारत को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, सार्क के साथ जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स देखेंगे। और लास्ट जो आर्टिकल है दिस वन इज़ अबाउट एकेडमिक फ्रीडम। किसी भी समाज, किसी भी देश के विकास के लिए एकेडमिक फ्रीडम इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको भी आज हम समझेंगे। और फिर कुछ MCQs हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट बात आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ लेकर आया है कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियो, सारी चीज़ें हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। न्यूज़ आइटम्स की शुरुआत करें तो वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने देश के लोगों के साथ बधाइयाँ बांटी हैं। बहुत सारे फेस्टिवल्स अलग अलग जगहों पर, उगादी, गुड़ी पड़वा, चैत्री शुक्लादि, चेती चांद, वैशाखी, विशु, पुथांदू, वैशाखाड़ी, बोहाग बिहू, ये सारे फेस्टिवल्स अलग अलग जगहों पर हमारे देश में सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। दूसरी एक इम्पोर्टेंट खबर जो काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी चर्चा में है, वो ये है कि भारत सरकार ने स्पुतनिक V या फिर स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो है, रशिया की ये वैक्सीन है, इसको एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यानी कि अब हमारे देश में स्पुतनिक 5 जो है इसका प्रोडक्शन होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में आपको ये इन्फोग्राफिक फर्स्ट पेज के ऊपर पढ़ने को मिलता है, तो लेट्स क्विकली गो थ्रू इट। 462 मिलियन डोजेस likely for use in India. 852 million doses of Sputnik is what Russian Direct Investment Fund RDIF has tied up to produce in India over a year. एक साल में टोटल 852 मिलियन डोजेस स्पुतनिक के क्रिएट किए जाएंगे और इसमें से 462 मिलियन डोजेस भारत के लिए हैं। 100 million doses to be distributed by Dr. Reddy's. It will start with vaccines imported from Russia. 100 मिलियन डोजेस जो है वो डॉक्टर रेडीज़ की जो चेन है, मेडिकल चेन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और स्टार्टिंग में वैक्सीन्स जो हैं वो रशिया से इंपोर्ट की जाएगी। 2 to 3 weeks रिक्वायर्ड टू इम्पोर्ट वैक्सीन्स एज देयर आर नो स्टॉक्स। 2 से 3 हफ्ते का वक्त लगेगा स्पुतनिक को इम्पोर्ट करने के लिए और प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए लगभग 3 महीने जैसा वक्त लग जाएगा। राइट। बाकी जो स्पुतनिक को प्रोड्यूस करने वाली अलग अलग कंपनीज हैं, ग्लैंड फार्मा, विर्चो बायोटेक, पेनिशिया बायोटेक, हिटरो बायोफार्मा एंड स्टेलिस बायोफार्मा, ये सारी कंपनीज जो हैं ये 252, 200, 100, 100, 200 इतने डोजेस क्रिएट करेगी। मूविंग ऑन, एक्सटॉर्शन चार्ज जो हैं ये महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देशमुख साहब, अनिल देशमुख जो हैं, तो CBI ने उनको यस्टरडे मंडे को उनको कुछ प्रश्न पूछे और जो इल्ज़ाम लगाया था इनके ऊपर परमबीर सिंह जो मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, द एजेंसी हैज़ आस्क्ड देशमुख टू अपीयर बिफोर 14 अप्रैल, दैट इज़ ऑन वेंसडे से पहले उनको अपीयर होना है। मंडे को CBI ने उनको कहा है कि आप वेंसडे से पहले 14 अप्रैल से पहले आप हाज़िर हो जाइए, आपको कुछ प्रश्न पूछना है इस एक्सटॉर्शन केस के साथ जुड़े हुई। फिर
10th और 12th की जो महाराष्ट्र में बोर्ड की एग्जामिनेशन थी, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19 ऑफ कोर्स। कल हमने देखा कि महाराष्ट्र अकेला एक ऐसा राज्य है जिसमें 63,000 नए केसेस हमें देखने को मिले। नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट मैंडेटरी टू एंटर कुंभ मेला। कुंभ मेला क्या होना चाहिए? क्या ये एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकता है? ये एक सोचने की बात है, क्योंकि इस प्रकार के जो और क्या फिर जो इस इवेंट के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो ये भी ये भी क्लेम करेंगे या फिर ये भी एक आर्ग्यूमेंट देंगे कि भाई पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, कैंपेन्स हो रहे हैं, तो फिर कुंभ मेला जो है उसको इजाज़त क्यों ना मिले। तो ये भी एक चीज़ है जो सरकार को एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम कल बात कर रहे थे और आज हमने देखा कि ममता बनर्जी जो हैं उनके ऊपर 24 आवर्स का कैंपेन बैन लगाया है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो हमारे देश को नए इलेक्शन कमिश्नर मिले हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राइट। वैसे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो नए हैं सुशील चंद्रा, इनको अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट साहब ने। और जो सुनील अरोड़ा साहब हैं उनका टेन्योर जो है वो ख़त्म हो गया है, तो अब नए इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्रा। INB मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर साहब ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि 10.72 लाख करोड़ रुपीस का नया फ्रेश प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत ने अट्रैक्ट किया है अमिड कोविड-19। DRDO ने कोविड हॉस्पिटल सेटअप की है, 500 बेड्स की फैसिलिटी यहाँ पर होगी विद ICU फैसिलिटीज़। 37 लाख कोविड के डोजेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भारत की 5 दिनों की यात्रा पर आने वाले हैं। डिफेंस कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज और दूसरे जो ट्रेड और इसके अलावा दूसरे कुछ टॉपिक्स हैं वो इस विज़िट के टॉप एजेंडा का पार्ट हैं। फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें तो नेगेटिव खबर है कि फैक्ट्री आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन जो है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टेड टू ए 6-month लो ऑफ 3.6% इन February। इसका मतलब यह है कि इकोनॉमिक रिकवरी ये काफ़ी फ्रेजाइल है, ये काफ़ी नाजुक है। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो भी काफ़ी एक्सिलरेट हुआ 5.52%। तो ये जो है ये एक बहुत ही ख़राब आप कह सकते हैं वर्सनिंग ग्रोथ इन्फ्लेशन मिक्स है कि ग्रोथ जो है वो ड्रॉप हो रहा है और ऊपर से इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है और ग्रोथ जो है वो ड्रॉप हो रहा है। तो लोगों के पास कम काम है और ऐसे सिचुएशन में लोगों को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं चीज़ों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल रिवाइवल इज़ शेकी। IIP फरवरी को देखें तो मैन्युफैक्चरिंग इज़ डाउन बाय 3.7%, माइनिंग -5.5%, इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव में है लेकिन बहुत कम 0.1%, प्राइमरी गुड्स -5.1%, कैपिटल गुड्स को देखें -4.2%, इंटरमीडिएट गुड्स -5.6%, कंस्ट्रक्शन गुड्स -4.7%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स थोड़े अप हैं 6.3%, विच इज़ नॉट बैड, एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स इज अगेन इन रेड -3.8%। MCA eyes revamp of compliance regime। बहुत ही शॉर्ट में अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं तो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो है वो आने वाले वक्त में अक्टूबर में एक मोबाइल ऐप को रोल आउट करने वाली है। और ये बहुत ही इजी टू यूज़ एक मोबाइल ऐप होगा जिसके माध्यम से आप अपनी जो डिटेल्स हैं इसमें प्री फिल्ड वेब बेस्ड फॉर्म होगा और ये सारी चीज़ें होगी सो दैट यू कैन ईज़िली कंप्लाइन। ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर कि कॉरपोरेट्स जो है वो अपने टैक्स और सारी इन्फॉर्मेशन ईज़िली डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर सके, तो इसको लेकर एक ईजी रिवैम्प ऑफ कंप्लायंस रेजिम लेकर आया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर्टिकल्स। सेव द डील, वियना टॉक्स। ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वियना में चाइना, रशिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी और ईरान की बातचीत हुई और यूएसए का एक डेलीगेशन भी यहाँ पर उपस्थित है। ना ये जो डील है, किस डील की बात हो रही है? इट्स अबाउट JCPOA। इसको हम ईरान
न्यूक्लियर डील के नाम से भी जानते हैं। ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो यूनाइटेड नेशंस के तहत, ये यूएन का फ्लैग है, तो यूएन के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई एक डील थी और इसमें P5 मेंबर्स हैं, परमानेंट 5 मेंबर्स जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, फ्रांस, रशिया, यूएसए, ब्रिटेन और चाइना। 5 ये हो गया, +1 यानी कि जर्मनी। तो ये टोटल 6 देशों ने मिलकर ईरान के साथ एक डील की थी जिसका नाम है JCPOA। उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बेसिकली यही है कि ईरान जो है एक लेवल से ज़्यादा न्यूक्लियर जो सेंट्रीफ्यूज हैं या फिर न्यूक्लियर के साथ जुड़ी हुई जो आइटम्स हैं वो क्रिएट नहीं करेगा। बेसिकली ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स या फिर न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा। और बदले में यूएसए ने जो सैंक्शंस लगाए हैं ईरान के ऊपर, वो सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे। तो ये थी पूरी डील। अब इस डील की रियलिटी ये है कि ईरान ने जो JCPOA या फिर ईरान न्यूक्लियर डील में जो चीज़ें एग्री की गई थी या फिर जो डील हुई थी उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, इन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को ईरान ने फॉलो किया था। वो जो भी तय हुआ था वो सारी चीज़ें ईरान कर रहा था। लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मई 2018 में यूनिलैटरली, ये जब डील हुई तो ये 7 देश थे, लेकिन यूएसए अकेला जो है वो खुद इस डील में से बाहर निकल गया। मिस्टर ट्रंप ने ये बताया कि ये डील जो है वो बकवास है, इतनी कोई अच्छी डील नहीं है, एक्सेट्रा। ये सारी बातें करते हुए उन्होंने डील में से स्टेप आउट कर लिया। तो फिर एक तरफ ईरान सारी चीज़ें कर रहा था और दूसरी तरफ यूएसए ने विड्रॉ कर लिया, तो फिर ईरान भी इससे काफ़ी नाराज़ हो गया। तो ये तय हुआ, मीन्स बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स हुई, काफ़ी डिस्कशंस हुई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हुए। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दोज थिंग्स, लेकिन फ़िलहाल ये जो वियना टॉक्स हैं, जितनी भी पार्टीज़ यहाँ पर हैं, जो 6 देशों के नाम मैंने आपको बताया, तो ये 6 देशों का कहना यह है कि थिंग्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, या फिर बातचीत जो है वो राइट ट्रैक के ऊपर है। जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका का भी एक डेलीगेशन यहाँ पर है। रॉबर्ट मैली जो वाइट हाउस के एक स्पेशल एनवॉय हैं फॉर ईरान, एक डेडिकेटेड व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है जिनका नाम है रॉबर्ट मैली। तो ये रॉबर्ट मैली ईरान के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व करने के एक लीडर हैं जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है। ये भी वियना में है, उनका डेलीगेशन, उनकी टीम भी वियना में है। वियना टॉक्स में ये था कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बातचीत नहीं करेगा, लेकिन ईरान जो है वो बाकी के देशों के, यूएसए को छोड़कर बाकी के जो 6 देश हैं, नॉट सॉरी 6 लेकिन 5 देश जो हैं, जिसमें फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, चाइना और जर्मनी है, तो इन देशों के साथ बातचीत करेगा। फिर यही सारे देश जो हैं वो यूएसए के साथ बातचीत करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। अब यूएसए क्या चाहता है? यूएसए ये चाहता है कि ईरान शुड एंड इट्स यूरेनियम एनरिचमेंट एंड सेंट्रीफ्यूज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड रिटर्न टू 2015 एग्रीमेंट। यूएसए ये कह रहा है कि 2015 में जो ये JCPOA जो हैं उस एग्रीमेंट में आप वापस आ जाइए, यानी कि वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको आप फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए और हम आपके ऊपर सैंक्शंस हटा देंगे। ईरान का कहना यह है कि हमने तो ये सारी चीज़ें फॉलो की थी, हम ये फॉलो कर भी रहे थे, और फिर भी आपने हमारे ऊपर और ज़्यादा सैंक्शंस लगाए, हमारा और ज़्यादा नुकसान किया, आपकी बात से पलट गए, तो अब हम आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। आप सैंक्शंस हटा दीजिए, जैसे ही आप सैंक्शंस हटा देंगे हम फिर से JCPOA को फॉलो करने लगेंगे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये नए प्रेसिडेंट जो है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये थोड़ा कन्विंस करना डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि ईरान भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से राइट है और दुनिया भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से राइट है कि भाई किसी और जितने ज़्यादा देशों के पास ये न्यूक्लियर वेपन्स आएंगे उतना ही ख़तरा जो है वो बढ़ता जाएगा। देखिए, बहुत मीन्स 1945 में जो हिरोशिमा नागासाकी जो हुआ, दैट वाज द ओनली टाइम, राइट, पहली और लास्ट बार यूरेनियम बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन तब से लेकर आज तक यही कोशिश चल रही है कि दुनिया के देश जो हैं वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को उनका त्याग कर दें।
लेकिन बातें होती हैं, रियलिटी ये है कि रशिया और यूएसए दोनों काफ़ी ज़्यादा बॉम्ब्स बना रहे हैं। भारत के पास है, पाकिस्तान के पास है, चाइना के पास है, इजराइल के पास है। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो कोई भी देश जो है वो अपने अपने कुछ रीजंस हैं, कुछ बहाने हैं, और वो इन सारी चीज़ों को ड्रॉप करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अगर नए नए देश यूरेनियम बॉम्ब्स डेवलप करेंगे तो दुनिया जो है वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। वैसे भी ख़तरनाक है, क्लाइमेट चेंज एक सबसे बड़ा ख़तरा है, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब्स आर बिग थ्रेट। आज एक गवर्नमेंट है, एक्स गवर्नमेंट जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन कल अगर कोई वाई गवर्नमेंट किसी देश में आ जाए और वो लोग अगर यही चाहते हैं कि नुकसान पहुंचाना, बदला लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो इन बॉम्ब्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इट इज़ बेटर के देशों के पास ये हथियार ना हो। एनीवे, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ भी दिखाई है। ईरान को कन्विंस भी करना पड़ेगा आपको, ऐसे तो ईरान बातचीत के लिए भी तैयार नहीं होगा। तो जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। नंबर 1, उन्होंने एक स्पेशल एनवॉय ईरान के लिए अपॉइंट किया। सेकंड, सऊदी अरेबिया को जो यूएसए का सपोर्ट मिलता था यमन में जो हाउथी रेबल्स हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए सऊदी अरेबिया जो है यूएसए की मदद से, वहाँ पर एक युद्ध जैसी सिचुएशन है यमन में पिछले कई सालों से, कुछ लगभग 6-7 साल जितना वक्त हो गया है, तो यूएसए ने ये सपोर्ट भी बंद कर दिया। तीसरी चीज़, यूएसए ने ये प्रॉमिस किया है कि जैसे ही ईरान JCPOA के टर्म्स को फॉलो करने लगेगा वो सैंक्शंस लिफ्ट कर देंगे। और फोर्थ ऑफर ये भी है, ये बड़ी बड़ी बातों की बात कर रहा हूँ मैं, तो फोर्थ ऑफर ये भी है कि साउथ कोरिया में जो ईरान के $1 बिलियन फंसे हुए हैं, जिसको ब्लॉक कर दिया गया है, तो ये भी अगर 20% यूरेनियम एनरिचमेंट को कम कर देगा, ख़त्म कर देगा, तो फिर ये $1 बिलियन जो हैं ईरान के, वो भी अनफ्रीज़ किए जाएंगे। तो ये कुछ 4 बड़े बड़े पॉइंट्स जो हैं वो, ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो डेफिनेटली बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने दिखाई है। और कंपेयर टू ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है ईरान को लेकर। ईरान जो है वो ये कह रहा है कि आप और ज़्यादा कॉन्क्रीट मेजर्स उठाइए, राइट। और दोनों जो पार्टीज़ हैं उनके लिए सबसे बड़ा अगर कोई चैलेंज है तो दैट इज़ वक्त, राइट, टाइम। दोनों के पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इट्स ऑलरेडी 13 अप्रैल, इज़न्ट इट। तो जून में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं ईरान में। नाव एक बात समझ लीजिए कि ईरान की जो करंट रेजीम है, हसन रूहानी की जो सरकार है, ये सरकार को आप मॉडरेट कह सकते हैं, ये इतनी एग्रेसिव नहीं है। उनसे पहले की जो सरकार थी, अहमदीनेजाद उनके जो प्रेसिडेंट थे, तो अगर आप उनको सुनेंगे, उनके इंटरव्यूज़ देखेंगे, तो आपको लगेगा कि बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन उनका काम करने का तरीका बहुत ही एग्रेसिव था। वो मॉडरेट की कैटेगरी में बिल्कुल फिट नहीं होते, उनकी रेजिम बहुत ही एग्रेसिव थी। तो ये मॉडरेट रेजिम इसी मुद्दे पर इलेक्शन जीती है कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे, ये सैंक्शंस और ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर ये सॉल्व नहीं कर पाए और JCPOA के ऊपर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया, तो फिर होगा ये कि ईरान में जो इलेक्शंस होंगे उसमें एक एग्रेसिव सरकार आ सकती है। ये सरकार हार जाएगी और एक नई एग्रेसिव सरकार आएगी, तो ये फिर से आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ईरान बैक्ड शिया मिलिशियाज इन इराक कंटिन्यू टू टारगेट US फोर्सेस एंड बेसिस इन इराक। ये कुछ एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं। कुछ शिया मिलिशियाज हैं, वो इराक में USA की फोर्सेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। फिर इज़राइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपने देखा कैसे सीरिया में एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं। फिर अभी थोड़े दिनों पहले की एक खबर थी कि रेड सी जो है, रेड सी में एक ईरान का जो वेसल था उसके ऊपर एक अटैक हुआ है। फिर ईरान की जो न्यूक्लियर साइट है, कल मैंने न्यूज़ आइटम आपको बताई थी कि वहाँ पर एक ब्लैकआउट हो गया। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो डीरेल हो सकते हैं। तो दोनों पार्टीज़ को जल्द से जल्द इसके बारे में सीरियस ठोस कदम उठाने चाहिए। डिज़ाइनिंग ए रिजोल्यूट COVID-19 रिस्पॉन्स। द वायरस इज बैक विथ मोर फैमिली मेंबर्स।
नए नए वर्जन्स आ चुके हैं, या तो कुछ वर्जन्स फॉरेन कंट्री से आए हैं या फिर हमारे देश में एक डबल म्यूटेंट हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर जो 2020 में सिचुएशन थी उससे काफ़ी डिफरेंट सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं। देखिए लास्ट ईयर एक नेशन वाइड लॉकडाउन था, तो सरकार को वक्त मिला कि हेल्थ केयर सिस्टम की कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जाए, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन, चीज़ों को ख़रीदा जाए, राइट, इक्विपमेंट्स हों, वेंटिलेटर्स हैं, लोगों को एजुकेट किया। तो ये सारी चीज़ों का वक्त था। और अनलॉक जो हैं, अनलॉक 1.0 2.0, ये धीरे धीरे फेजेस में अनलॉक भी किया गया था। तो उस टाइम पर हमारे पास वक्त था। आज जब कोविड स्प्रेड हो रहा है तो एक फुल ओपन सोसाइटी में स्प्रेड हो रहा है, राइट। अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है लोगों की। मार्केट्स में आप जाइए, आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल अलाउड हैं। इलेक्शन कैंपेन्स चल रहे हैं, रिलीजियस गैदरिंग्स हो रही हैं, क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब आपको कोविड के सामने लड़ना है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग। मास्क जो हैं, मास्क आर मैंडेटरी, लेकिन लोगों ने अपने लीडर्स और सेलिब्रिटीज़ को देखा कि मास्क नहीं पहनते हैं, तो लोगों ने भी मास्क पहनना, बहुत सारे लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया और वो फिर हाई रिस्क कैटेगरी में आ गए। तो इसका सॉल्यूशन है डिसेंट्रलाइज द रिस्पॉन्स टू डिस्ट्रिक्ट लेवल। सेंट्रल लेवल पर एक कंसल्टेटिव पॉलिसी मेकिंग, यानी कि आपके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी, स्टेट्स के साथ बातचीत करेगी, उनको इंस्ट्रक्शंस देगी। स्टेट लेवल पर एक इंटर डिपार्टमेंटल प्लानिंग होना चाहिए और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ पर डेटा ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है और उनकी जो टीम है, जो ग्रास रूट लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको एग्जैक्टली पता होगा कहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो डेटा जो है, वो नॉलेज जो है, उसको गैदर करके राइट एक्शंस जो हैं ये लेना जो है, दैट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मास्क पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजीन मेंटेन करें। ये सारी चीज़ें हम इंडिविजुअल लेवल पर और एज ए सोसाइटी लेवल पर कर सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग इज मस्ट। सुपर स्प्रेडर इवेंट्स, चाहे वो रिलीजियस इवेंट्स हों, चाहे क्रिकेट के इवेंट्स हों, चाहे पॉलिटिकल इवेंट्स हों, ये सारी चीज़ों को हमें रोकना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि हम हर किसी को टेस्ट करने लगे, दैट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल, क्योंकि टेस्टिंग में भी ऐसा होता है कि सिंगल RT-PCR टेस्ट जो है वो 30 से 40% केसेस में उसमें रिजल्ट्स जो हैं वो आपको परफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। तो फिर आपको अगर किसी व्यक्ति को कुछ सिम्टम्स हैं, तो पहली बार टेस्ट किया तो नेगेटिव आया, तो 3-4 दिन के बाद फिर से उनका टेस्ट कीजिए। स्मार्ट टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग, अगर किसी को, लोगों को एजुकेट कीजिए कि अगर आपको सर्दी ज़ुकाम ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप घर पर रहिए, आइसोलेट रहिए, बाहर मत निकलिए, राइट। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन सभी लोगों को जानी चाहिए कि अगर आपके कोई स्टाफ बीमार है तो फिर वो घर से काम करें, और घर से काम नहीं कर पाते तो उनको कुछ छुट्टी दीजिए, पेड हॉलीडे या फिर पेड सिक लीव। ये सारी चीज़ें हर किसी को कुछ गिव एंड टेक तो करना ही पड़ेगा, वरना फिर इसको हम सिचुएशन जैसे मैंने आपको बताया लास्ट टाइम से बहुत ही अलग है। वी वोंट बी एबल टू कंट्रोल इट। वैक्सीन रोल आउट भी जल्द से जल्द होना चाहिए। अभी हम 1-2 दिन पहले बात कर रहे थे, इज़न्ट इट, वाज इट ऑन सैटरडे या फिर मंडे को? आई थिंक इट वाज ऑन सैटरडे, मंडे तो कल ही था, कैन रिमेंबर, बट मैंने चेतन भगत का एक आर्टिकल आपके साथ शेयर किया था, आई थिंक इट वाज ऑन सैटरडे, कि कैसे वैक्सीन रोल आउट करना चाहिए, एंड वो सारी चीज़ें भी आप याद करके इसके साथ जोड़ सकते हैं। दूसरी चीज़, लोगों को इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन है इससे आपको सीवियर डिजीज़ नहीं होगी, इन्फेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 वैक्सीन्स के डोजेस ले लिए तो फिर आप मास्क मत पहनिए और खुलेआम घूमिए, आपको कुछ नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा। जो सीवियर फॉर्म है, जहाँ पर लंग्स और ये सारी चीज़ें बंद हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। आपको एक माइल्ड सा बुखार आएगा, सर्दी जुकाम, ऐसी सिचुएशन होगी। तो लोगों को इसमें इन्वॉल्व कीजिए, उनको इंस्ट्रक्ट मत कीजिए, उनको एडमिनिस्टर मत कीजिए, उनके साथ कोऑपरेट करके एक समाज की एक चेतना को जगाते हुए ही हम कोविड-19 के खिलाफ लड़ सकते हैं, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। और आई थिंक ये आर्टिकल जो है वो राइट है। इंडियाज़ साउथ एशियन अपॉर्चुनिटी, हाल ही में डायरेक्टर
जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, दोनों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मुलाकात हुई और लेट फरवरी में दोनों ने एग्री किया कि जो एग्रीमेंट्स हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। श्रीलंका में बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा कि आवर ओनली डिस्प्यूट इज़ कश्मीर एंड इट कैन ओनली बी रिजोल्व थ्रू डायलॉग, कि डायलॉग के माध्यम से ही कश्मीर को सॉल्व किया जा सकता है। और ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट वहाँ के जनरल कुमार बाजवा ने भी यही स्टेटमेंट दिया था कि बातचीत से ही चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि सार्क का जो इश्यू है, सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, अब इसमें 8 देश हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स, ये 8 देश हैं। अब सार्क जो हैं, एक लंबे टाइम से सार्क इंडिया पाकिस्तान के प्रॉब्लम का विक्टिम रहा है। इसकी वजह से ये पूरा रीजन जो है वो डेवलप नहीं हो पाया है। जस्ट इमेजिन कि आप यूरोपियन यूनियन जैसे हैं, वैसे ही अगर हम एक दूसरे के देशों में आ जा सकें, ट्रेड कर सकें, बिजनेस कर सकें, जॉब कर सकें, ये सारी चीज़ों की अगर छूट मिल जाए तो ये एरिया जो है इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अलग अलग एजेंसीज़ ने इसके बारे में बताया है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अगर साउथ एशिया का हो गया तो इसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी एक्सप्लोसिव होगी, यानी कि बहुत ही रैपिड ग्रोथ रेट से पूरा ये रीजन जो है वो ग्रो भी करेगा और डेवलप भी होगा। ये यूरोपियन यूनियन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इन सारी बैंक्स ने और इंस्टीट्यूशंस ने इसकी बात बताई है। सार्क जो है वो ज़्यादातर मीन्स ये इंडिया पाकिस्तान का फोकस जो है ये कश्मीर के ऊपर होता है, तो इसकी वजह से बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे कि पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, यंगस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें जो है वो बैक बेंच में चली जाती हैं। लेकिन अब जो ये स्टेटमेंट आया है, ये स्टेटमेंट भारत के लिए एक राइट अपॉर्चुनिटी है कि हमें इस मोमेंट को सीज़ करना चाहिए और हमें पाकिस्तान के ऊपर जो हमारा एक ऑब्सेशन है उसको छोड़कर साउथ एशिया सेंट्रिक एक फोकस रखना चाहिए। प्रोफेसर सलीम रायहान जो यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के हैं वो हमें कुछ आंकड़े प्रोवाइड करते हैं कि लैंड एरिया की बात करें तो इस रीजन में भारत की लैंड साइज़ है 62%, पॉपुलेशन है 75% और रियल जीडीपी है 83%। तो भारत यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग देश है, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया कि वो एक एक्शन ले। दूसरी चीज़ कि अगर सार्क रीजन की आप कलेक्टिव पॉपुलेशन को देखें तो इट इज़ 1.9 बिलियन और जीडीपी की बात करें तो इट इज़ 12 ट्रिलियन, राइट। अगर आसियान के साथ कंपेयर करें तो आसियान जो है वो 700 मिलियन की ये पॉपुलेशन है, लेकिन उनकी जीडीपी देखिए 9 ट्रिलियन है और पर कैपिटा इनकम $14,000 जितनी हो चुकी है। चाइना के बराबर पहुंचने लगा है आसियान और वियतनाम जैसे देश जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो भी कर रहे हैं। तो वी कैन डू द सेम थिंग हियर। इसके लिए दोनों पाकिस्तान और इंडिया को जो कश्मीर वाला इश्यू है उसको बायलैटरल लेवल पर रखना पड़ेगा और जब भी सार्क की बात आए तो अपने कुछ गिव एंड टेक करके सार्क को ज़्यादा फोकस करते हुए एक बड़ा पिक्चर दिमाग में रखते हुए हमें सेंसिबिलिटी से काम करना पड़ेगा। सो दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। वरना जैसे सार्क की पूरी हिस्ट्री रही है, इतना सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा है। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, अभी हमने देखा कि एक बहुत बड़ा इश्यू हुआ था। अशोका यूनिवर्सिटी के जो प्रताप भानु मेहता है उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और तब से जो यूनिवर्सिटी का रोल है, एकेडमिक फ्रीडम है और एक्सप्रेशन है, मॉडर्न भारत में फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन को लेकर काफ़ी सवाल खड़े हुए। यही सिचुएशन हमें सिंगापुर में, अबू धाबी में और सऊदी अरेबिया में भी देखने को मिलती है। यूएसए की जो येल यूनिवर्सिटी है उसने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के साथ एक टाई अप किया और यह तय किया गया कि यहाँ पर येल और एनयूएस की एक ब्रांच मिक्स में ब्रांच खोली जाएगी और जैसे येल यूनिवर्सिटी है वैसे ही उसकी एक सब ब्रांच यहाँ पर खोली जाएगी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है। अबू धाबी में भी ऐसा है कि कितने सारे पैसे ये तीनों देश जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर्स जो हैं, प्रोफेसर्स जो हैं वो वहाँ पर जाकर काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप कुछ कहेंगे तो फिर वहाँ की सरकार जो है वो आपके खिलाफ हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस illiberal context of Singapore, Yale NSU never emerged as a true counterpart of Yale University. ये illiberal environment जो है इसकी वजह से ही ये पार्टनरशिप जो है वो सक्सेसफुल
नहीं हुई। Yale NSU, beg your pardon, Yale NUS has prevented students from creating campus branches of existing political parties and cancelled events on criticism, dissent and resistance. ऐसे कोई इवेंट्स होते हैं तो उनको कैंसिल किया जाता है। तो बेसिकली जब तक वो फ्रीडम नहीं मिलेगा, जब तक वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, आप कितनी भी अच्छी बिल्डिंग क्रिएट कर लीजिए, आप कितनी भी अच्छी बेंचेस लगा दीजिए, क्लासरूम्स बना लीजिए, फंड प्रोवाइड कीजिए, जब तक एकेडमिक फ्रीडम नहीं मिलेगा, जब तक वो माहौल नहीं मिलेगा, तब तक यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एक्सपांड नहीं कर पाएगी। एलेक्जेंडर गेर्सन क्रॉन, जो एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन है हार्वर्ड के, वो कहते हैं कि जो लेट डेवलपर्स हैं, भारत जैसे देश जो हैं, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है, लेकिन एकेडमिक डेवलपमेंट जो हैं वो आज भी वो पुराना माहौल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यूएसए की बात करें तो यूएसए में काफ़ी, यूएसए जो है एक ऐसा देश है, दुनिया की टॉप इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर हैं, क्योंकि वहाँ पर एक लिबर्टी दी जाती है। वहाँ के आप देखिएगा प्रोफेसर्स वहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में कुछ भी कहें, कुछ भी, यानी कि मीन्स वो अगर क्रिटिसाइज़ करेंगे तो उनको ऐसा नहीं होगा कि उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, उनकी जॉब चली जाएगी, उनको निकाल दिया जाएगा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी, राइट। वो बहुत ही लॉजिकल क्रिटिसाइज भी करते हैं प्रेसिडेंट्स को, पार्टीज़ को, रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। और यही सिचुएशन होनी चाहिए। हमारे देश में जो मेहता साहब हैं, उन्होंने शायद ये वो भूल गए कि वो एक लिबरल आर्ट कॉलेज के थे, लेकिन वो एक बहुत ही इलिबरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो इसी वजह से उनको फिर फाइनली रिज़ाइन करना पड़ा। तो व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन यही है कि देखिए, प्राइवेट डोनर्स जो हैं वो भी अपना कुछ बिजनेस चलाते हैं, तो फिर अगर कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई तो उनके बिजनेस के ऊपर भी इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई, आई विल गिव यू वन एग्जांपल, फिल्म स्टार्स जो हैं वो किसी चीज़ के बारे में कुछ बोल देते हैं, फिर उनकी फिल्म जब रिलीज़ होती है तो लोग जो हैं वो बंद करवाते हैं, या फिर टॉकीसेस बंद करवाते हैं, थिएटर्स बंद करवाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर कोई रिस्क नहीं लेगा, कोई सोचेगा कि भाई एज एन एक्टर वो भी जॉब कर रहे हैं, प्रोड्यूसर के पैसे लगे हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट किसी ने दे दिया, उसके बाद प्रोड्यूसर जो है वो, उनके सारे पैसे जो हैं वो फंस जाएंगे, उनका फिल्म जो है वो फ्लॉप हो जाएगी, वो थिएटर्स में देखी नहीं जाएगी। तो इसी प्रकार से बिजनेसेस जो हैं वो इससे दूर रहेंगे, फिर वो फंडिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पर यह दिया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसको एक्सपांड किया जाए, इसमें फाउंडिंग ट्रस्टीज, सक्सेसर ट्रस्टीज़, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो जिन्होंने पढ़ाई ख़त्म कर ली है, ओलमनाई जिसको कहते हैं, ओलमनाई फेलोज इलेक्टेड बाय ओलमनाई ऑफ द कॉलेज, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटी लीडरशिप, फैकल्टी मेंबर्स, एक एक्सपांडेड एग्जीक्यूटिव बोर्ड हो, ताकि ब्लेम किसी एक व्यक्ति के ऊपर ना आए। और अगर कोई लॉजिकल क्रिटिसिज्म भी करता है तो इसको एडॉप्ट या फिर इसको एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को, आई एम नॉट सेइंग गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो है ही, क्योंकि जो भी पार्टी रूलिंग में होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन अलग अलग दूसरी जो अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन में है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक राइट एनवायरनमेंट, एकेडमिक एनवायरनमेंट हमारे देश में क्रिएट हो। क्योंकि अगर आप पास्ट में जाएंगे, भारत के इतिहास को देखेंगे, हिस्ट्री को देखेंगे, देन यू विल फाइंड के भारत जो एक वक्त था सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये सारी चीज़ें इसीलिए थी क्योंकि भारत ने हमेशा से नए आइडियाज़ को अपनाया है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश, कोई भी समाज जब नए आइडियाज़ को अपनाना बंद कर देता है तो उसका ग्रोथ भी बंद हो जाता है। तो यही चीज़ हमें इसी प्रकार का एकेडमिक एनवायरनमेंट हमें हमारे देश में क्रिएट करना होगा। कल जो प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के 3 प्रश्न भी आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आराम से पढ़ लीजिएगा। अब सी यू टुमारो, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।